हेलो फ्रेंड्स, सत्यनारायण टैगोर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। तो आज का ये हमारा टेस्ट नंबर 40 है, यूनिट 3 टेस्ट नंबर 40। तो चलिए आज जल्दी से हम आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। आज के क्वेश्चन क्या क्या थे। तो सबसे पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 लाइनों में लिखना है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 लाइनों में लिखना है। इसमें ए नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को समझाना है सुभाष चंद्र बोस कौन थे। बी नंबर का क्वेश्चन है चौरा चौरी घटना। चौरा चौरी घटना शताब्दी वर्ष, ये क्वेश्चन प्री में भी आ चुका अभी 2020 का जो प्री का पेपर होता है उसमें चौरा चौरी घटना शताब्दी वर्ष वाला क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय पुनर्जागरण के कारण लिखने थे। भारतीय पुनर्जागरण के कारण कौन कौन से 3 मार्कर के क्वेश्चन थे। 2020 के जो आयोग का नोटिफिकेशन है उसमें लिखा है 1 या 2 पंक्ति। हम लोग लिख रहे हैं 3 पंक्ति, जिसमें हम लोग जब 3 पंक्ति लिखना सीख जाएंगे तो हम उसको एक या 2 पंक्ति में आराम से लिख सकेंगे। दूसरे नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में लिखना है। 50 शब्द आयोग के 2020 के नोटिफिकेशन में लिखा है 5 से 6 लाइन। आपको भी 6-7 लाइनों से ज़्यादा, 7 लाइन से ऊपर आपको नहीं लिखना है, क्योंकि जो 2020 की जो आपकी कॉपी आएगी उसमें वो उतना ही स्पेस मिलेगा आपको। 7 लाइन का स्पेस मिलेगा या 5 से 6 लाइन जो नोटिफिकेशन में लिखा उतना ही स्पेस मिलेगा, इससे ज़्यादा स्पेस आपको नहीं मिलेगा। तो आप आदत बनाओ 5 से 6 लाइन में गुणवत्तापूर्ण उत्तर लिखने की। तो इसमें देख लो भाई कौन कौन से क्वेश्चन है। ए नंबर का क्वेश्चन है ब्रह्म समाज पर टिप्पणी लिखना है। बी नंबर का क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की प्रमुख उपलब्धियों को लिखना है। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर बनाई थी, तो उसकी प्रमुख उपलब्धियों को समझाना है। ठीक है। तीसरे नंबर का जो आपको क्वेश्चन है उसको 200 शब्दों में लिखना है। 11 मार्कर क्वेश्चन है। 11 मार्कर क्वेश्चन है आपका 200 शब्द मतलब 2 पेज में आपको लिखना था। तो इसमें भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए बताइए कि क्या वह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो ये आपका क्वेश्चन था 11 मार्क का क्वेश्चन। और आंसर राइटिंग को टाइमिंग के साथ पूरा करें। कोशिश करें कि 20 मिनट के में सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। मैं रोज़ बताता हूँ आपको कि जो लोग भी 20 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वो डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे, और मेंस में वही लोग अपना क्वेश्चन पेपर समय पर पूरा कर पाएंगे। चलिए आज के हम आंसर देख लेते हैं। आज के मॉडल आंसर क्या क्या है। तो हमारा पहला आंसर है सुभाष चंद्र बोस, उत्तर नंबर ए। तो सुभाष चंद्र बोस को देखो मैं किस प्रकार लिखता हूँ। पहले मैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में बता देता हूँ आपको कि सुभाष चंद्र बोस क्या है। आपको कोशिश ये करनी है 3 मार्क का क्वेश्चन है, पहली लाइन जो आपकी हो वो जो भी आपको क्वेश्चन मिला है उसका वो इंट्रो होना चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले बता देते हैं कि सुभाष चंद्र बोस कौन है। तो सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक अग्रणी नेता थे। तो सुभाष चंद्र बोस क्या थे? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आप ये भी लिख सकते हैं कि वह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, या भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, या आप ये भी लिख सकते हो कि वह अग्रणी नेता थे स्वतंत्रता संग्राम के। ठीक है ना। अब इन्होंने देखो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की थी। और आपको मैं बता दूं फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक कभी आ जाए 3 मार्कर में, तो फॉरवर्ड ब्लॉक एक राजनीतिक पार्टी थी ना, एक राजनीतिक पार्टी थी फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना इन्होंने की थी। और इनके नारे थे जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये आपके 3 फैक्ट हो गए, और ये आपका 3 मार्कर इसमें कंप्लीट हो गया। सुभाष चंद्र बोस आपने लिख लिया। और मैं आपको बता दूं कई लोग सोच रहे होंगे आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज को भी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस की वजह से पहचानी जाती है आज़ाद हिंद फौज। लेकिन आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। बाद में सुभाष चंद्र बोस उसके सर्वोच्च कमांडर बन गए। ठीक है ना। तो कैप्टन मोहन सिंह ने उसकी स्थापना की थी आज़ाद हिंद फौज की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। वास्तव में बहुत बड़े नेता थे सुभाष चंद्र बोस। जर्मनी और जापान की सहायता से, ठीक है ना, जापान की सहायता से इन्होंने कई युद्ध किए ब्रिटेन से। अंडमान निकोबार में युद्ध किया, ठीक है ना, बर्मा सीमा पर युद्ध किया, अंडमान निकोबार को कब्जे में ले लिया था। तो इस प्रकार से इनकी काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है। आप कई और भी फैक्ट आप लिख सकते हो, मुझे ये फैक्ट अच्छे लगे, सिंपल थे, तो मैंने ये लिख दिए। बी नंबर का क्वेश्चन है चौरा चौरी घटना। चौरा चौरी घटना को बताना है। देख लो चौरा चौरी घटना को किस प्रकार लिखा है मैंने। 4 फरवरी 1922 को घटित एक प्रमुख घटनाक्रम या भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना।
अब यहाँ पर मैंने या लगाया है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए ये सब इतना इसमें लिख रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आप समझ सको कि आप क्या क्या लिख सकते हो। यदि आपको सन याद है 4 फरवरी 1922, आपको डेट याद है, तो आप लिख सकते हो 4 फरवरी 1922 को घटित एक प्रमुख घटनाक्रम। या फिर आप लिख सकते हो, यदि आपको ये 4 फरवरी 1922 में घटित एक प्रमुख घटनाक्रम याद नहीं, तो आप ये लिख सकते हो कि भारतीय इतिहास की एक प्रमुख या महत्वपूर्ण घटना, या भारतीय इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना, ऐसा आप लिख सकते हैं इसमें। अब इसमें हुआ क्या था, चौरा चौरी कांड में हो क्या गया था, चौरा चौरी घटना में क्या हो गया था। असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारियों ने पुलिस चौकी पर हमला कर उसे आग के हवाले कर दिया और 20 से ऊपर पुलिस वाले मारे गए, ठीक है, और 3 आंदोलनकारियों की भी मृत्यु हो गई। तो इस घटनाक्रम से महात्मा गांधी को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो ये लाइन में मैंने लिख दी, महात्मा गांधी ने इस घटनाक्रम के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। चौरा चौरी घटना से संबंधित क्वेश्चन 2020 में आपके प्री में पूछा गया है, ठीक है ना, चौरा चौरी शताब्दी वाला, आपको याद होगा वो क्वेश्चन। तो अब आप उस फैक्ट को भी यहाँ पर डाल सकते हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक ना, चौरा चौरी शताब्दी समारोह मनाया गया, या चौरा चौरी इंसिडेंट की शताब्दी पर चौरा चौरी शताब्दी वर्ष की घोषणा की गई। ये जो भी फैक्ट था वो आप लिख सकते हो, वो चीज़ भी आप लिख सकते हो यहाँ, और वो चीज़ 2020 में भी आपको प्री में पूछी गई, ठीक है। अब देख लो, अब भारतीय पुनर्जागरण एक कारण बता रहे थे, उत्तर सी है, जो 3 मार्क का क्वेश्चन में उत्तर सी या उसका प्रश्न सी था कि भारतीय पुनर्जागरण के कारणों को लिखना था। तो देखो 3 कारण लिखने थे, 3 कारण को लिख दिए, भारतीय पुनर्जागरण के कारण क्या थे, ठीक है। आधुनिक शिक्षा और पाश्चात्य ज्ञान का बढ़ता प्रभाव। आधुनिक शिक्षा प्राप्त हुई भारतीयों को, पाश्चात्य ज्ञान भारतीयों को बढ़ा, ठीक है ना। आधुनिक शिक्षा भारतीयों को प्राप्त हुई, पाश्चात्य ज्ञान बढ़ा, जिसके कारण क्या हुआ, वो पाश्चात्य संस्कृति से, और आपको पता होगा कि पुनर्जागरण यूरोप में पहले ही हो चुका था, पाश्चात्य, ठीक है, पाश्चात्य जगत में पहले ही पुनर्जागरण हो चुका था, तो वो उससे प्रभावित हुए, ठीक है। भारतीय समाज की कुरीतियाँ, भारतीय समाज में अनेक कुरीतियाँ थी, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, इनके कारण भी पुनर्जागरण की परिस्थितियाँ निर्मित हुई। मानवतावाद, तर्कवाद, बुद्धिवाद, इन सब का विकास हुआ। तो ये सब कारण हैं, अब इन कारणों को लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, 5-6 लाइन में आपको इनका आंसर लिखना था। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। इसमें ए नंबर का क्वेश्चन था, ब्रह्म समाज पर टिप्पणी लिखनी थी। ब्रह्म समाज क्या है, ब्रह्म समाज को बताना था। तो देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप ब्रह्म समाज को लिख दो, 5 से 6 लाइनों में लिख दो, अच्छी अच्छी बातें लिख दो, ठीक है ना। तो देखो किस प्रकार लिखा है मैंने, आपको इस प्रकार की हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में की गई थी। मैंने ये बता दिया किसकी स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में की गई। उद्देश्य बता दिया मैंने, हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करना और एकेश्वरवाद की शिक्षा देना। तो ये इनका काम क्या था, हिंदू धर्म की जो कुरीतियाँ थी, बाल विवाह, सती प्रथा, देवदासी प्रथा और भी जो भी कुरीतियाँ थीं उनको दूर करना तथा एकेश्वरवाद की शिक्षा देना। अब कार्य देख लो, इनके कार्य कौन कौन से। मानवीय प्रतिष्ठा पर बल व मूर्ति पूजा का विरोध, मानवीय प्रतिष्ठा पर बल, मूर्ति पूजा का विरोध। सामाजिक कुरीतियों, बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, जाति प्रथा, अस्पृश्यता, नशाखोरी का विरोध, इन सब चीज़ों का विरोध। रचनात्मक कार्य, अब रचनात्मक कार्य भी इन्होंने कई किए, जैसे स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह पर बल। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह पर बल। उपलब्धियाँ क्या थी इनकी, सती प्रथा पर रोक 1829 ईस्वी में सती प्रथा निषेध अधिनियम के द्वारा, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम बना और सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। तो इनकी उपलब्धि है ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो ये आपका हो गया ब्रह्म समाज। इतना ही आपको लिखना है, इससे ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करनी है, इससे ज़्यादा आपको स्पेस वहाँ पर मिलेगा ही नहीं। अब देख लो बी नंबर का क्वेश्चन क्या है, बी नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो स्वराज पार्टी की आपको सफलताएं बतानी थी, ठीक है ना, स्वराज पार्टी की सफलताएं। तो देख लो डायरेक्ट सफलताएं मैंने लिख दी स्वराज पार्टी की। आप चाहो तो एक लाइन लिख सकते थे कि स्वराज पार्टी की सफलताएं निम्नलिखित हैं, या फिर आप सफलताएं डाल के डायरेक्ट ऐसी सफलताएं डालो, ऐसा चिन्ह बनाओ और लिख दो, ठीक है। तो देखो सफलताएं देख लो, थोड़ा सा बड़ी है ये, आपको अपने हिसाब से छोटा कर लेना इनको। तो देखो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना, ठीक है।
तो देख लेते हैं हम। ये बजट को प्रत्येक वर्ष अस्वीकृत कर देते थे, जिससे वायसराय को अपने विशेषाधिकार से बजट पारित करना पड़ता था। इस प्रकार इन्होंने सरकार का वास्तविक चरित्र उजागर किया। ठीक है ना। अब आप इतनी पूरी लाइन है ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखी कि ये बजट को प्रत्येक वर्ष अस्वीकृत कर देते थे, जिससे वायसराय को अपने विशेषाधिकार से बजट को पारित करना पड़ता था। इस प्रकार इन्होंने सरकार का वास्तविक चरित्र उजागर किया। आप इस लाइन को छोटा करके सीधा ले सकते कि बजट को प्रतिवर्ष अस्वीकृत करके इन्होंने सरकार का वास्तविक चरित्र उजागर किया। अब ये लाइन छोटी हो गई। बजट को प्रत्येक वर्ष अस्वीकृत करके इन्होंने सरकार का वास्तविक चरित्र उजागर किया। ठीक है ना। तो ये हो गई लाइन छोटी। तो इस प्रकार से आपको लाइनों को छोटे करके लिख देना है। स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया। अब इस लाइन को छोटा कर दो आप, इस लाइन को छोटे, क्योंकि आपको ध्यान रखना 5 से 6 लाइन में लिखना आपको। तो उत्तरदायी शासन हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया। ठीक है। गोलमेज सम्मेलन बाद में फिर किए ब्रिटिश सरकार ने, 3 गोलमेज सम्मेलन किए थे। तो गोलमेज सम्मेलन का सुझाव इन्होंने दिया था, समझ रहे आप। तो ये भी इनकी एक उपलब्धि मानी जाएगी। बाद में गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश सरकार ने किए। 1913 के अधिनियम में क्षेत्र की समीक्षा हेतु मुंडीमैन कमेटी का गठन किया गया। ये भी इनकी एक उपलब्धि थी। 1915 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवाने में सफल रहे। विट्ठल भाई पटेल इनकी पार्टी के थे। ठीक है। वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने। 1925 में सेना के भारतीयकरण के लिए बनाई गई स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य मोतीलाल नेहरू को बनाया गया। मोतीलाल नेहरू संस्थापक सदस्य थे स्वराज पार्टी के। इनको स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। काय का? सेना के भारतीयकरण के लिए बनाई गई स्क्रीनिंग कमेटी जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, उसका इनको अध्यक्ष बनाया गया। तो ये उपलब्धियाँ हो गई। ठीक है। ये आपको होगा स्वराज पार्टी की उपलब्धियाँ। प्रश्न क्रमांक 3 है। प्रश्न क्रमांक 3 जो आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए बताइए कि क्या यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। यह आपका क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए बताइए कि क्या यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे लिखता हूँ। सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना है। मैंने इंट्रो नहीं लिखा अभी, इस बार मैंने यहाँ पे इंट्रो नहीं लिखा है। आपको इंट्रो लिखना है। आपको इंट्रो में बता देना है कि असहयोग आंदोलन, ठीक है ना, भारत का एक प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन था। असहयोग आंदोलन भारत का एक प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन था, जिसे गांधी जी द्वारा, आप फिर उसकी डेट लिख दो या जो भी छोटा सा आपको इंट्रो लिखना है, इंट्रो लिख दो असहयोग आंदोलन के बारे में। उसके बाद असहयोग आंदोलन के कारण लिख दो। असहयोग आंदोलन पर आपको टिप्पणी करनी है और साथ साथ ये भी बताना है कि यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया कि स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, क्या यह है? क्योंकि असहयोग आंदोलन के समय सारे जो इसके नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया था पकड़ के। ठीक है ना। कईयों को नज़रबंद कर दिया गया था, फिर भी ये आंदोलन चलता रहा। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था क्या। तो देख लो। सबसे पहले आप इंट्रो लिख दो। मैंने आपको बता चुका हूँ, इंट्रो लिख दो आप असहयोग आंदोलन के बारे में। उसके बाद इसके कारण बता दो आप, असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे। तो असहयोग आंदोलन क्यों चालू हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीय नेताओं की सहमति के भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित करना। भारत को आपने युद्ध में झोंक दिया, ठीक है, और बिना भारतीय नेताओं की सहमति से द्वितीय विश्व युद्ध में। क्रिप्स मिशन की असफलता भी एक कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध से जन्मी आर्थिक समस्याएं भी एक कारण थी। द्वितीय विश्व युद्ध से जो आर्थिक समस्या उत्पन्न हुई वो भी एक कारण थी असहयोग आंदोलन के लिए। अब असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को समाप्त कर पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना। ठीक है। कार्यक्रम देख लो भाई, इनके कार्यक्रम कौन कौन से थे। तो असहयोग आंदोलन में मतलब हुआ क्या, कार्यक्रम हुआ क्या असहयोग आंदोलन में, ये सब अब आप लिखोगे तो आप कई लोग जो कार्यक्रम ये सब चीज़ें आप उनको ऐसा सीधा एक पैराग्राफ में लिख दोगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि पैराग्राफ में लिखने से बचें, जहाँ तक हो सके पैराग्राफ में लिखने से बचो आप, और ऐसे पॉइंट बनाने की कोशिश करो, ऐसे पॉइंट बनाने की कोशिश करो। ठीक है। और इन पॉइंटों को भी इस प्रकार से लिखो, ये ऐसे डायग्राम बना के ऐसे लिखना सीख जाओ। ठीक है ना, ऐसे, या फिर ऐसे डायग्राम बना के, ये वाला डायग्राम ऐसा वाला, ऐसे करके देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, बस इतना ही वो है। या फिर आपके साफ साफ समझ में आने चाहिए, आप सीधे भी लिख सकते। तो देख लो, सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें बल्कि कांग्रेस के प्रति निष्ठा की घोषणा करें। उन्होंने बोला कि सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें
बल्कि कांग्रेस के प्रति निष्ठा की घोषणा करें। देसी राजा जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें। रियासतों की जनता स्वयं को भारतीय राज्य का अंग घोषित करे। ये सब उन्होंने कहा था, तो ये उनके कार्यक्रम थे कि ये सब चीज़ें हुई बाद में असहयोग आंदोलन। छात्र पढ़ाई न छोड़ें, आज़ादी प्राप्त होने तक वे इस निर्णय पर अटक रहें। ठीक है ना। यदि जमींदार काश्तकारों का साथ न दें तो लगान न दें। काश्तकार जो कृषक थे उनसे कहा गया कि यदि जमींदार आपका साथ न दे तो आप लगान मत दो। छात्रों के लिए बोला गया कि छात्रों के लिए बोला गया कि छात्र पढ़ाई तब छोड़ें। ठीक है, छात्र पढ़ाई तब छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त होने तक वे इस निर्णय पर अटक रहें। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा सा सुधार लेना, मैं फिर से बोल देता हूँ आपको। छात्र पढ़ाई ना की जगह तब छोड़ें, फिर उसके बाद में जब तक आज़ादी प्राप्त होने तक वे इस निर्णय पर अटक रहें। ठीक है ना। तो ये आपका सेंटेंस है, तो इसको लिख लेना, करेक्ट कर लेना। फिर उसके बारे में देखो, प्रारंभ एवं प्रसार लिख देता हूँ मैं कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ और प्रसार किस प्रकार हुआ। तो 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने तीव्र कार्रवाई करते हुए 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर, ये ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया। हड़तालों, धरनों, जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया। परिणाम स्वरूप इस आंदोलन ने भूमिगत आंदोलन का रूप धारण कर लिया। अब सरकार ने या ब्रिटिशर्स ने उस समय ऑपरेशन जीरो आवर चलाया और तुरंत भाई सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। हड़ताल, धरनों, जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये आंदोलन क्या हो गया, भूमिगत रूप से हो गया, छुपे तरीके से, समझ रहे ना आप। तो इस प्रकार से ये आंदोलन चला। फिर अब देखो, भूमिगत आंदोलन की बागडोर अच्युत पटनायक, अरुणा आसिफ अली, सुचिता कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, बीजू पटनायक, जयप्रकाश नारायण, जेपी, इनको बुलाया था। तो जयप्रकाश नारायण भी भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा नाम है। ठीक है ना। सुचिता कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, आपने इनका नाम सुना होगा, राम मनोहर लोहिया। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखें आप। ठीक है। तो भूमिगत आंदोलन की बागडोर जितने ये क्रांतिकारी लिखे इन सब ने संभाल ली। ठीक है। फिर आंदोलन के प्रचार प्रसार में गुप्त रूप से संचालित रेडियो व्यवस्था ने भी योगदान दिया। मुंबई में रेडियो का प्रसारण उषा मेहता ने, राम मनोहर लोहिया ने, कांग्रेस रेडियो। ठीक ना। तो ये रेडियो का भी गुप्त रूप से संचालन हो रहा था। अब भाई असहयोग आंदोलन असफल हो गया। इसके असफलता के कारण क्या थे। कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। प्रभावी नेतृत्व नहीं मिला। कठोर दमन चक्र चला गया। भारत की कई राजनीतिक पार्टियां जैसे मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, साम्यवादी दल आंदोलन का समर्थन नहीं किया। समझ रहे आप। तो क्यों असफल हो गया, क्योंकि कांग्रेस के सारे नेता जो थे, इम्पोर्टेंट नेता थे, वो सारे गिरफ्तार कर लिए गए। अब आंदोलन को प्रभावी नेतृत्व नहीं मिला। कठोर दमन चक्र मतलब कठोरतापूर्ण उसको दबा दिया गया। भारत की कई राजनीतिक पार्टियां जैसे मुस्लिम लीग थी उस समय पर, हिंदू महासभा का गठन हो चुका था, साम्यवादी दल का गठन हो चुका था। इन्होंने असहयोग आंदोलन का क्या नहीं किया, समर्थन नहीं किया। तो ये कारण है असफलता है। अब क्वेश्चन में आपके लास्ट में लिखा है कि क्या भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त था। तो जब आप ये जो मैंने लिख दिया ना यहाँ पर, ये आपको केवल इंगित करने के लिए लिख दिया है। आपको जब आप आंसर लिखोगे कॉपी में तो ये लाइन मत लिखना, क्या भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, ऐसा क्वेश्चन मार्क बना के ये मत लिखना। ये मैंने आपको केवल याद दिलाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। तो आपको सीधा लिखना है फिर, हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। आंदोलन के प्रारंभ होते ही कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर भी आंदोलन स्वतः चलता रहा। तो आपसे जब भी पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, तो आपको बोलना है हाँ स्वतः स्फूर्त था। क्यों? क्योंकि सारे महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे और फिर भी आंदोलन चलता रहा। अब फिर और देख लो, आंदोलन की पूरी गांधीवादी प्रकृति यह थी कि नेतृत्व कार्यक्रम की मोटी रूपरेखा बना देता था तथा उसका क्रियान्वयन स्थानीय कार्यकर्ताओं तथा जनसाधारण के हाथ में छोड़ दिया जाता था। 1942 का आंदोलन इस विशेष पद्धति का अपवाद नहीं था। तो आंदोलनों में क्या होता था कि गांधीवादी प्रकृति में आंदोलनों के ये होता था कि भाई मोटी रूपरेखा एक बना देता था जो मेन नेतृत्व होता था। फिर उसके बाद में उस स्थानीय कार्यकर्ताओं और जनसाधारण के हाथ में आंदोलन को छोड़ दिया जाता था। 1942 के आंदोलन में भी यही हुआ। ठीक है ना। 1942 का जो आंदोलन था उसमें भी यही हुआ। इसके अलावा
1942 के कार्यक्रम की व्यापक रूपरेखा स्पष्ट नहीं थी, क्योंकि नेतृत्व औपचारिक रूप से आंदोलन प्रारंभ करता उसके पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब मैं कारण दे रहा हूँ आपको, आप कारण दे रहे हैं ये सब स्वतः स्फूर्त होने के। तो इसके अलावा 1942 का जो कार्यक्रम था उसकी व्यापक रूपरेखा स्पष्ट नहीं थी, कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया था कि किस प्रकार से आंदोलन करना, क्या करना है, क्योंकि आंदोलन चालू हुआ और आपने नेताओं को सारे गिरफ्तार कर लिया ब्रिटिशर्स ने, तो कौन रूपरेखा पता था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी चीज़ें थी। तो ये आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म होता है, आप चाहो तो। ठीक है, और एक नीचे भी लाइन लिखी हुई है कि अगस्त प्रस्ताव में भी बतलाया गया था कि हर स्वतंत्रता प्रेमी भारतीय को अपना मार्गदर्शक स्वयं बनना है। जो अगस्त प्रस्ताव लाया गया था उसमें बताया गया था कि हर स्वतंत्रता प्रेमी भारतीय को अपना मार्गदर्शक स्वयं बनना है। तो ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आप चाहो तो यहाँ पर लास्ट में कंक्लूजन ले सकते हो, मैंने कंक्लूजन नहीं लिखा है, मैंने आपके लिए उस कंक्लूजन को छोड़ा। आप छोटा सा कंक्लूजन ले सकते हो कि आप कंक्लूजन लिख दो एक, मैं आपको बोल के बता देता हूँ कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसने भारतीयों के अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति की, या फिर आप ये लिख दो कि जिसने भारतीयों के अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु जागृति लाई, स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु जागृति लाई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसने भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रेरित किया। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि जिसने जिसने आगे के आंदोलन के लिए एक मजबूत नींव तैयार की। असहयोग आंदोलन ने आगे आने वाले आंदोलनों के लिए एक मजबूत नींव तैयार की। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। तो ये आज मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।